Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. मैं प्रोफेसर उमर ज़मीर फ्रॉम गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज, लेक्चरर अकाउंटिंग। आज मैं एक सेकेंड ईयर का टॉपिक आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक किस चैप्टर से? चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर कंपनी और टॉपिक है एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स, जिसको हम डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम भी कह सकते हैं बेटा। जैसे कि तुम लोग को पता है बेटा, ये मेन चैप्टर है सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का, और इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और दूसरा टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स। चलें अब टॉपिक को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। जैसा आज हमने जो टॉपिक पिक किया है वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स, जिसको टॉपिक को हम क्या भी कह सकते हैं, डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। इस चैप्टर के अंदर बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम ये सीखेंगे, क्योंकि टॉपिक जो है वो कंपनी से रिलेटेड है, तो हम इस टॉपिक के अंदर ये सीखने जा रहे हैं कि कंपनी जो है वो अपनी इनकम को किस तरह डिस्पोज करती है, वो अपनी इनकम को कहाँ कहाँ एप्रोप्रिएट करती है। यानी आम अल्फाजों में हम ये इस चैप्टर के अंदर सीखने जा रहे हैं कि कंपनी अपनी इनकम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो क्या प्रोसीजर होता है, कंपनी क्या करती है इनकम अर्न करने के बाद, उसको कहाँ पार्क करती है, कहाँ एप्रोप्रिएट करती है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम ये प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं बेटा। लेकिन अगर तुम लोग थोड़ा सा गौर करो, अगर मैं तुम लोग के माइंड को थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, ये इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन हम बेटा पार्टनरशिप में भी सीख चुके हैं। पार्टनरशिप में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमने क्या सीखा था कि पार्टनर्स इनकम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसी तरह अब यहाँ पे हम सीखने जा रहे हैं कि कंपनी अपनी इनकम को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो भाई कंपनी क्या करती है, देखो, जैसी कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है, और इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद जब अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करती है, और जब पता लग जाता है कि कंपनी को कितनी इनकम हो गई है, तो अब उसका फिर इनकम का क्या किया जाता है। तो बेटा एक बात याद रखना हमेशा कि कंपनी अपनी इनकम को सबसे पहले तो एक अकाउंट में रिटेन करती है, अपनी इनकम को एक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स अकाउंट कहते हैं। और ये काम सिर्फ कंपनी करती है, ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप करती है, ना पार्टनरशिप बिजनेस करता है। ये काम सिर्फ कंपनी करती है, अपनी इनकम को एक अकाउंट में पार्क करती है, रिटेन करती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग अकाउंट कहते हैं। तो कंपनी की इनकम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, बल्कि एक अकाउंट में पार्क हो जाती है, रिटेन हो जाती है। रिटेन मतलब रखना, होल्ड करना। तो कंपनी अपनी इनकम को एक अकाउंट में होल्ड करती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग अकाउंट कहते हैं। जबकि ये काम पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता, उसमें इनकम डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल्स में या ओनर के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, कंपनी अपनी इनकम को एक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, विच इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग अकाउंट। और ये अकाउंट नॉर्मली आपको कंपनी अकाउंट्स में मिलेगा बेटा। तो इनकम को सबसे पहले क्या किया जाता है, एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको हम रिटेन अर्निंग अकाउंट कहते हैं। और जब इनकम रिटेन अर्निंग अकाउंट में चली जाती है, फिर कंपनी की मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर डिसाइड करते हैं कि इस रिटेन अर्निंग अकाउंट को वो देखते हैं कि कितना अमाउंट ट्रांसफर हो गया है और इस अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस टोटल हो गया है। फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि इस अमाउंट का क्या करना है बेटा। देखो, सबको आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इनकम अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इस अमाउंट का करना क्या है। तो नॉर्मली देखो, इनकम पे सबसे पहला राइट तो हमें पता है कंपनी के ओनर्स का होता है, यानी बिजनेस के मालिक का होता है।
और एज वी नो कि कंपनी के मालिक यानी ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले तो उनका राइट बनता है। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर्स होते हैं रिटेन अर्निंग में से कुछ अमाउंट शेयर होल्डर को एज ए प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, प्रॉफिट निकाल देते हैं। तो रिटेन अर्निंग का सबसे पहला हिस्सा जो निकाला जाता है वो शेयर होल्डर के लिए निकाला जाता है। और रिटेन अर्निंग का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर के लिए निकाला जाता है उसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, डिविडेंड्स। तो सबसे पहले तो डिविडेंड्स निकाली जाती हैं बेटा, डिविडेंड को निकाला जाता है। और डिविडेंड यानी डिविडेंड किसको कहते हैं, डिविडेंड प्रॉफिट के उस हिस्से को यानी प्रॉफिट के वो हिस्से को कहते हैं जो हम शेयर होल्डर के लिए निकालें। यानी प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम सेट असाइड करें किसके लिए बेटा, शेयर होल्डर के लिए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड डिविडेंड्स। अच्छा, यहां पे मैं तुम लोग को बताता चलूं बेटा, डिविडेंड्स निकालते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड्स दो किस्म के होते हैं। वन इज कॉल्ड कैश डिविडेंड एंड अनदर इज कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है बेटा? डिविडेंड मैंने क्या बताया, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर के लिए निकालते हैं। अच्छा, हम शेयर होल्डर को प्रॉफिट जो देते हैं, प्रॉफिट का जब भी कोई हिस्सा देते हैं तो हम दो फॉर्म में दे सकते हैं। हम या तो प्रॉफिट कैश की फॉर्म में दे सकते हैं शेयर होल्डर को, या प्रॉफिट की जगह हम कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं उनको। एज वी नो कि कंपनी के शेयर की एक वैल्यू है, और जैसे हमने पढ़ा भी है, हम लोगों ने अपनी बेसिक्स में पढ़ा भी था कि कंपनी का एक ऑर्डिनरी शेयर जो होता है उसकी एटलीस्ट जो पार वैल्यू होती है वो 10 रुपये होती है। तो शेयर की भी एक कीमत है। तो कभी कभार कंपनी प्रॉफिट जो है वो कैश की फॉर्म में नहीं देती, शेयर्स की फॉर्म में देती है। तो बेटा अगर प्रॉफिट कैश की फॉर्म में दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड कैश डिविडेंड। अगर प्रॉफिट शेयर्स की फॉर्म में दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक डिविडेंड। तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग अकाउंट में से डिविडेंड्स को निकाला जाता है बेटा, डिविडेंड्स निकाले जाते हैं, डिक्लेयर किए जाते हैं। अच्छा, यहां पे एक बात याद रखना कि कंपनी सारा का सारा रिटेन अर्निंग का अमाउंट डिविडेंड्स में नहीं निकाल देती। कंपनी जो है, क्योंकि कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चलाने के लिए डायरेक्टर्स को पता होता है कि हमें कुछ अभी रिटेन अर्निंग का कुछ अमाउंट यानी ज़्यादातर अमाउंट या कुछ हिस्सा अमाउंट जो रिटेन अर्निंग का वो रिजर्व के लिए भी निकालना है। तो अगर आप अपनी पिक्चर में देखो, डिविडेंड्स के बराबर में लिखा हुआ है रिजर्व्स। तो रिटेन अर्निंग का जो डायरेक्टर्स का नॉर्मली दूसरा डिसीजन होता है वो निकाला जाता है रिजर्व भी निकाला जाता है। कंपनी रिटेन अर्निंग से कुछ अमाउंट रिजर्व भी रखती है अपने पास। अब वो रिजर्व क्यों रखती है भाई? रिजर्व के डिफरेंट रीजन, डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। कुछ पर्पसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन के लिए रिजर्व निकाला है कंपनी ने, फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए। बिल्डिंग यानी प्लांट एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि कंपनी ये फोरसी कर रही है कि फ्यूचर में जैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, हमारा बिजनेस एक्सपेंड होता जा रहा है, तो इसके लिए हमें अपने प्लांट की एक्सपेंशन करनी होगी, बिल्डिंग को बढ़ाना होगा, एक्सटेंशन करनी होगी। तो उसके लिए रिजर्व निकाल के रख लिया कंपनी ने। इसी तरह रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज फ्यूचर लॉसेस दैट मे और मे नॉट बी हैपन, अभी से निकाल के रख लिया। हम एक्सपेक्ट करते हैं जैसे कोई भी नागहानी वाकयात हो सकते हैं, जैसे जो मैं पता है आजकल क्या एक पैंडेमिक कोविड की वजह से हम देख सकते हैं पूरी इकॉनमी पे इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो इस वजह से देख रहे हो तुम कंपनीज की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही हैं। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि कंपनी अगर फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट पहले से निकाल के रख ले जो उसको इन ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में उनको हेल्प करें, उनके पास कुछ ना कुछ रिजर्व हो। इसी तरह रिजर्व फॉर इनकम टैक्स बेटा, टैक्स के लिए हम निकाल के रख लें रिजर्व। हम देख रहे हैं कि कंपनी गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाने जा रही है। अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा कमाएंगे टैक्स ज़्यादा लगेगा, या टैक्स रेट बढ़ने वाला है, तो उसके लिए अभी से हम रिजर्व निकाल के रख लेते हैं। इसी तरह रिजर्व निकाला जा सकता है फॉर द डिवेंचर रिडेम्पशन। डिवेंचर्स क्या है? इट्स अ लायबिलिटी, इट्स अ बॉन्ड। कंपनी हमें पता है डिवेंचर इशू करती है और पब्लिक से लोन लेती है, और एक ना एक दिन पे वो डिवेंचर वो लोन हमें रिडीम करने होते हैं, रीपे करने होते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर
डिबेंचर रिडीम होने जा रहे हैं, रीपे होने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने पहले से रिजर्व निकाल लिया। तो कंपनी, मैंने क्या बताया, सारा का सारा डिविडेंड नहीं देती, अपने पास रिजर्व भी निकालती है, अच्छी प्लानिंग होती है कंपनी के लिए, तो कंपनी ये सारे रिजर्व निकालती है। और यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ कि रिटेन अर्निंग में ये सारा अमाउंट कहाँ आ रहा है, डिविडेंड में अमाउंट किस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, रिटेन अर्निंग अकाउंट से। रिजर्व कहाँ से निकाला जा रहा है, रिटेन अर्निंग अकाउंट में। और रिटेन अर्निंग अकाउंट में कहाँ से अमाउंट आया, इनकम से अमाउंट ट्रांसफर हुआ बेटा। अच्छा, यहाँ पे देखो तीसरा पार्ट भी मैंने किया हुआ है, दैट इज अनएप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग। ये पार्ट क्या है बेटा, हम कुछ अमाउंट सारा का सारा अप्रोप्रिएट नहीं कर देते, कुछ ना कुछ अमाउंट हम अब रिटेन अर्निंग में छोड़ देते हैं, अनएप्रोप्रिएटेड होता है। यानी देखो डिविडेंड्स में तो हमने बताया कि ये अमाउंट हम किस लिए निकाल रहे हैं, रिजर्व में तो हमने बताया हम किसके लिए, पर्पस क्या है, लेकिन कुछ अमाउंट हम रिटेन अर्निंग में अनएप्रोप्रिएटेड छोड़ देते हैं, यानी अनएलोकेटेड छोड़ देते हैं, कोई इसकी एलोकेशन नहीं करता है, तो वो जो पार्ट बच जाता है दैट इज कॉल्ड अनएप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग। इज इट क्लियर? ओके बेटा, फर्स्ट 2 स्लाइड्स के अंदर आपको ये बताया गया कि टॉपिक, पहली स्लाइड में तो आपको पहली दूसरी स्लाइड में आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया गया और आप लोग को प्रोसीजर बताया गया कि कंपनी अपनी इनकम को किस तरह डिस्पोज करती है, वो क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर क्या था, सबसे पहला काम क्या करती है कंपनी, अपनी इनकम को रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। दूसरा स्टेप फिर क्या होता है कि कंपनी रिटेन अर्निंग्स में से डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है, डिविडेंड्स के बाद रिजर्व्स अप्रोप्रिएट करती है। तो ये प्रोसीजर है कंपनी की इनकम की डिस्पोजल का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब ये एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आता है, और बीइंग एन स्टूडेंट या बीइंग एन अकाउंटेंट, इस प्रोसीजर को अकाउंटेंट ने क्या करना होता है, अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। तो बेटा अकाउंटेंट का काम, जैसे तुम लोग को पता है, पूरे प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना होता है। तो अकाउंटेंट का काम क्या होता है, इस पूरे प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्डिंग, एज वी नो, वी डू हैव अ जर्नल जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, दैट जर्नल इज कॉल्ड ए जनरल जर्नल। तो हमें क्या करना होगा बेटा, इस प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना होगा जर्नल में। और हाँ, इसी प्रोसीजर की एक स्टेटमेंट भी बनती है विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर यू मे बी आस्क्ड टू प्रिपेयर द जर्नल यू मे बी आस्क्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो मैं इस स्लाइड में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह इस प्रोसीजर को रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी एंट्रीज क्या बनती हैं बेटा। तो प्रोसीजर में एक बात याद रखो, एक प्रोसीजर क्या है, वो स्टेप्स हैं बेसिकली। तो इन स्टेप्स को कैसे रिकॉर्ड करता है अकाउंटेंट, यानी देखो एक बात तो याद रखो कि क्वेश्चन में आपको इनकम को डिस्पोज करना है, यू आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द इनकम। क्वेश्चन में इनकम गिवन होगी, आपने क्या करना होगा, उस इनकम को, सबसे पहला काम क्या होता है डिस्पोजल के वक्त, मैंने क्या बताया, इनकम को सबसे पहले रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये सबसे पहला इवेंट है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब क्या एंट्री बनती है, देखें आपकी स्लाइड में एक जर्नल का फॉर्मेट है जिसमें एंट्री इसका फॉर्मेट मैंने आपको दे दिया, एंट्रीज रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर बताया है। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, टू ट्रांसफर द नेट इनकम इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड की जाती है, इसमें कौन सा अकाउंट हम डेबिट करते हैं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पहली एंट्री में क्या एंट्री बनती है, पहले कौन से इवेंट को रिकॉर्ड करें, हम इनकम को ट्रांसफर करें रिटेन अर्निंग अकाउंट में। तो इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और हम क्रेडिट करेंगे रिटेन अर्निंग्स अकाउंट को। अब रिटेन अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, इसकी नेचर क्या है, क्योंकि देखो एज वी नो बीइंग एन अकाउंटेंट तुम्हें पता है किसी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट उसकी नेचर वाइज करता है, नेचर ऑफ अकाउंट पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग्स अकाउंट यहाँ पे मैं आप बताता चलूँ, रिटेन अर्निंग अकाउंट इज अ शेयर होल्डर इक्विटी, ओनर्स इक्विटी है। तो हम क्या करें, अगर इनकम को रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एज वी नो जब रिटेन अर्निंग अकाउंट बढ़ता है तो किस साइड पे रिकॉर्ड होता है, यानी ओनर्स इक्विटी बढ़ती है तो किस साइड पे रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। तो जब हम इनकम को ट्रांसफर करें रिटेन अर्निंग अकाउंट में तो हमारा रिटेन अर्निंग अकाउंट बढ़ रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा।
और डेबिट हम किस अकाउंट को करें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। और ये अकाउंट क्यों यूज करें, इसी अकाउंट के थ्रू हमने याद है अपनी इनकम या लॉस को कैलकुलेट किया होगा। जब हमने अपने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को क्लोज किया होगा तो हम किस अकाउंट की हेल्प लेते थे, याद है ना, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। तो इससे पहले भी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और क्रेडिट होके जो नेट इनकम आ चुकी है, अब इस नेट इनकम को हम ट्रांसफर करें रिटेन अर्निंग अकाउंट में। इसलिए क्या करें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करें, रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्रेडिट करें। तो पहली एंट्री यही बनती है इसमें, जब हम इनकम को रिटेन अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब दूसरी एंट्री में मैंने क्या बताया, क्या प्रोसीजर है इसके बाद। अब सबसे पहले तो डायरेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं, डिविडेंड्स डिक्लेयर करते हैं। और डिविडेंड्स कहाँ से डिक्लेयर होते हैं, किस अकाउंट में से निकाले जाते हैं, रिटेन अर्निंग अकाउंट में से निकाले जाते हैं। तो जब आप डिविडेंड्स डिक्लेयर करेंगे यानी डिविडेंड्स निकालेंगे रिटेन अर्निंग अकाउंट में से, तो रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो और एज वी नो रिटेन अर्निंग अकाउंट कम होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ओनर्स इक्विटी कम होती है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। और ये दोनों डिविडेंड्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसको डिक्लेयर किया है, पे नहीं किया, तो अभी एज ए लायबिलिटी हम इनको क्रेडिट कर रहे हैं। कैश डिविडेंड हमारी लायबिलिटी, यहाँ स्टॉक डिविडेंड आगे जाके हमारी शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट बन जाएगी, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टॉक डिविडेंड के अगेंस्ट कंपनी इसको कैपिटलाइज करती है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कंपनी क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। तो स्टॉक डिविडेंड को आगे जाके हमें कैपिटलाइज करना है। तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं तो रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट होता है, कैश डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट हो जाते हैं। और रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें कम हो रहा है, क्योंकि रिटेन अर्निंग अकाउंट में से हम डिविडेंड्स निकाल रहे हैं बेटा। अब तीसरी एंट्री हम बनाते हैं रिजर्व की। मैंने क्या बताया था, डिविडेंड्स के बाद कंपनी क्या भी निकालती है रिटेन अर्निंग में से, रिजर्व। अगेन इस इवेंट में भी हमारा रिटेन अर्निंग कम हो रहा है, क्योंकि इसमें से अमाउंट हम सेट असाइड करें रिजर्व के लिए, अप्रोप्रिएट करें रिजर्व, तो रिटेन अर्निंग अकाउंट कम होगा, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जितने भी रिजर्व्स हमने अप्रोप्रिएट किए हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि रिजर्व डिफरेंट पर्पस के लिए निकाले जा सकते हैं। तो जितने भी रिजर्व निकाले हमने, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन है या रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन है, कॉन्टीजेंसीज हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन है, जितने भी रिजर्व हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। अच्छा, अब रिजर्व क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, रिजर्व देखें अभी रिजर्व निकाले हमने, यूटिलाइज नहीं किया, रिजर्व अभी अप्रोप्रिएट किया हमने। रिजर्व यूटिलाइज कब होंगे, जब पर्पस आएगा। अभी तो हमने सिर्फ रिजर्व निकाले, तो जब तक रिजर्व बेटा यूटिलाइज नहीं होते, रिजर्व भी शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट होते हैं, ये भी ओनर्स इक्विटी में आते हैं। इसलिए अभी ओनर्स इक्विटी बढ़ रही है, रिजर्व निकाल रहे हैं, तो इसलिए रिजर्व बढ़ रहे हैं, रिजर्व इसलिए क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो ये तीन इवेंट्स हैं नॉर्मली जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं। इनकम को ट्रांसफर करने की एंट्री बनाते हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करने की एंट्री बनाते हैं, और रिजर्व की एप्रोप्रिएशंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह इसको जर्नलाइज किया जाता है बेटा। ओके बेटा, अब रिकॉर्डिंग के बाद जर्नल के बाद मैंने क्या बताया था, इसी प्रोसीजर की एक स्टेटमेंट भी बनती है विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। यानी अकाउंटेंट क्या करता है, इस पूरे प्रोसीजर को एक स्टेटमेंट में भी शो कर सकता है बेटा। तो इसकी स्टेटमेंट भी बनती है बाकायदा, विच इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। यानी कंपनी जब एट द एंड ऑफ द ईयर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो उसमें अकाउंटेंट का काम एक ये स्टेटमेंट भी शो करना होता है। और ये स्टेटमेंट आपको कंपनी की बुक्स में, कॉर्पोरेशन की बुक्स में मिलेंगी। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप बनाती है ना पार्टनरशिप बनाती है, ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको कंपनीज के अकाउंट्स में मिलेगी। और इस स्टेटमेंट के अंदर भी आप अपना पूरा वही प्रोसीजर शो कर रहे हैं अपनी इनकम की डिस्पोजल का। तो अब ये स्टेटमेंट अगेन आपको भी बनानी होगी, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है कि इस पूरे प्रोसीजर को स्टेटमेंट की फॉर्म में शो करें। अब इस स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट है, इसका फॉर्मूला क्या है आपके सामने है बेटा। तो ये स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, इसका फॉर्मूला स्टार्ट होता है रिटेन अर्निंग्स के ओपनिंग बैलेंस से। अब ये ओपनिंग बैलेंस मैंने क्या बताया था, आप ज़्यादा सारा का सारा अमाउंट रिटेन अर्निंग से डिविडेंड्स में नहीं निकाल देते, रिजर्व में नहीं निकाल देते, कुछ अमाउंट आप रिटेन अर्निंग अकाउंट में छोड़ देते हैं। तो एज वी नो, अगर रिटेन अर्निंग में आपने छोड़ा है तो दैट इज द रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी एक बैलेंस मौजूद होता है जो लास्ट ईयर अनएप्रोप्रिएटेड होता है, और नेक्स्ट ईयर में वो फिर ओपनिंग बैलेंस कंसीडर किया जाता है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन में नेट इनकम के साथ साथ रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी गिवन होता है, दैट वुड बी रिटेन अर्निंग ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि
ये बैलेंस जो गिवन होगा आपको इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले गिवन होगा, तो ये लास्ट ईयर का एंडिंग होगा, इस ईयर का ओपनिंग बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले उस बैलेंस को मेंशन करना होता है बेटा, इसकी वैल्यू आगे लिखेंगे हम सेकंड कॉलम में। अच्छा, इस स्टेटमेंट की वर्किंग जो होगी, फॉर्मूला जो सॉल्व होगा, उसके लिए हम 2 कॉलम्स यूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स। इसकी अमाउंट हम ले जाएंगे सेकंड कॉलम के अंदर। फिर इस साल की इनकम जो करंट ईयर इनकम है वो इसके अंदर ऐड कर ली जाती है रिटेन अर्निंग में। जैसे हमें पता है इनकम को हम ट्रांसफर करते हैं इनकम रिटेन अर्निंग में, यानी ट्रांसफर करें यानी रिटेन अर्निंग बढ़ गई, इसलिए हम इसको एज ए फॉर्मूला इसको ऐड करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल रिटेन अर्निंग्स। और फिर टोटल रिटेन अर्निंग्स में से जैसे मैंने आपको बताया था डिविडेंड्स और रिजर्व्स निकाले जाते हैं। निकालें यानी रिटेन अर्निंग कम हो रही है, इसलिए जितने भी डिविडेंड्स करंट और रिजर्व आपने करंट ईयर में डिक्लेयर और अप्रोप्रिएट करें उसको आपने इसमें से लेस करना है। तो पहले तो आपने क्या करना है, करंट ईयर के जितने भी डिविडेंड्स हैं, लाइक कैश डिविडेंड्स, स्टॉक डिविडेंड, जितने भी रिजर्व्स निकालें आपने, उनको पहले आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है, फिर इनका टोटल करके आप सेकंड कॉलम में लेंगे, दैट विल बी योर टोटल डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स। और फिर टोटल डिविडेंड और रिजर्व्स को आप माइनस कर देंगे, किस में से माइनस कर देंगे, आप टोटल रिटेन अर्निंग्स में से माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आपके पास ऊपर होगी। और फिर जो अमाउंट बच जाएगा दैट विल बी द अनएप्रोप्रिएटेड रिटेन अर्निंग, यानी इस साल का वो रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस होगा। तो ये फॉर्मूला स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का जो हमें यूज करना पड़ेगा व्हाइल प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग।